सो है गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। इधर मैंने 2-3 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करा है। कुछ मैंने पढ़ाया वढ़ाया नहीं है। मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रहा था इधर 2 दिन से, क्योंकि घर पे थोड़ी इमरजेंसी थी। तो इसलिए अभी मैं घर पे हालांकि हूँ नहीं, मैं अभी अपने नानी के यहाँ हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल पा रहा है जिससे मैं स्टूडियो वगैरह टाइप की मैं पढ़ा पाऊँ आपको। अब देख रहे हो मैं कैसे कैसे इसको जुगाड़ लगा के कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल हम अब तक अपना क्रियाकाल पढ़ चुके थे। आज हमारा सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है संधि, ठीक है, जो कि थोड़ा क्रिटिकल चैप्टर है और थोड़ा दिक्कत है। इसमें मुझे बहुत सारे दिक्कत आते हैं, पर कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको भी बेटर एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से पता हो इसके बारे में तो मुझे भी आप बता सकते हो, ठीक है। सो चलो पढ़ें। तो गाइस आज हमारा सब्जेक्ट या चैप्टर नेम है संधि, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। दो वर्णों के परस्पर योग या मेल से जिस विकार या विकार का जन्म हो उस विकार को संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्ण परस्पर मिलकर कोई विकार या नए अर्थ की रचना करें उसे संधि कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जब दो वर्णों के मेल से जिस विकार का जन्म होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। उस विकार शब्द को ही हम संधि कहते हैं, है ना। आइए देखते हैं संधि के प्रकार, ठीक है। वर्ण के आधार पर संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका स्वर संधि हो जाएगा, दूसरा आपका व्यंजन हो जाएगा, तीसरा आपका विसर्ग हो जाएगा। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, फिलहाल हम स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जब दो स्वर के परस्पर योग का मेल में जो विकार का शब्द रूप में बदलाव आए उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि स्वर संधि है, ठीक। स्वर संधि जैसे कि नाम ही है, मतलब अगर एक वर्ण का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसका जो पहला वर्ण है और दूसरा वर्ण है, दोनों में स्वर का अगर योग हो, स्वर का अगर उसमें योग आए, मतलब स्वर दोनों में आए, तो वो स्वर संधि होगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे भोजन प्लस आलय, ठीक है, भोजनालय। यहाँ आप देख सकते हो आप इसमें ना भोजन का यहाँ पे ये जो न है, ये वर्ण जो है ये हालांकि देखिए व्यंजन है, लेकिन आपको पता होगा कि हमारा कोई भी व्यंजन बिना स्वर रहित नहीं होता है। अगर ये न है तो इस न को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये इसमें यहाँ पे ये अरहित होता है, ठीक है, बिना अरहित नहीं हो सकता कोई भी व्यंजन। तो यहाँ पे ये है। अब बाकी आलय में तो स्वर है ही, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ स्वर धन आ के मेल हुआ, अतः स्वर संधि कहलाया। स्वर संधि, जैसे स्वर संधि के भी कितने भेद हैं यहाँ पे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और उसके बाद वृद्धि, यड़, अयादि। यहाँ पे कुल 5 स्वर संधि हैं। हम बारी बारी से पढ़ेंगे सबके बारे में। दीर्घ स्वर संधि, दो समान वर्ण स्वर के योग का मेल से दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। अर्थात पहले शब्द के अंतिम वर्ण में यदि हर्ष या दीर्घ स्वर आए तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में यदि समान वर्ण हो तो दोनों के मेल से दीर्घ बन जाते हैं। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि दीर्घ स्वर संधि क्या है, अगर दीर्घ स्वर संधि में जैसे कोई भी मतलब वर्ण लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे भोजनालय ही लिखा है, तो भोजनालय का ये जो पहले वर्ण का अंतिम जो शब्द हो, अंतिम वर्ण जो होगा, अंतिम अक्षर जो होगा, उसको देखेंगे कि वो क्या है, वो स्वर है या नहीं। अगर वो स्वर है तो वो, और जो दूसरा वर्ण है उसका पहला अक्षर जो है वो स्वर होना चाहिए, तब जा कर के हम उसको दीर्घ स्वर संधि कहेंगे, ठीक है। इसके कुछ नियम भी हैं। इसके नियम में आइए देखते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए इसके नियम में, ठीक है। तो इसके नियम में है, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ बड़ी ऊ तथा री हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में यदि समान वर्ण अ, आ, ई, ऊ, री आए तो दीर्घ आ, ई, ऊ, री हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ बात हो रहा है, यहाँ पे देखिए आपको मेल भी दिखा रहा है, ठीक है। आ का आ हो जाएगा, आ का आपका आ हो जाएगा, का आ हो जाएगा, आ का आ हो जाएगा। जैसे सिंपल है, मतलब कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, अंतिम वर्ण अगर आपका अ है, आ है, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, बड़ी ऊ है, ठीक है। तो
तो उसके साथ जो दूसरे वर्ण का दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो होगा वो इनमें से कुछ भी हो, इनमें से कुछ भी हो। अगर अ के साथ आ, उ, आ या कुछ भी लगता है, आ लगता है तो उसका आ ही होगा। यहाँ पे अब अ लगे या तो फिर आ लगे, उसका आ ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे अ लगे या आ लगे, उसका भी आ ही होगा, है ना, आ ही होगा। और यहाँ पे अब छोटी ई लगे या बड़ी ई लगे, उससे मतलब नहीं है, इसका बड़ी ई ही होगा, ठीक है, छोटी ई नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बड़ी ई होगा। और अब इस छोटी ऊ के साथ बड़ी ऊ लगे या बड़ा ऊ लगे या छोटा ऊ लगे, उससे मतलब नहीं है, पर ये होगा बड़ा ही ऊ। अब बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ लगे या कोई भी ऊ लगे, उसके साथ ये बड़ा ऊ ही होगा, है ना, किसी भी कंडीशन में। मतलब कि बदलाव इसमें जो होगा वो आ में होगा, बड़ी ई में होगा, बड़ी ऊ में होगा और री में होगा। री का देख लेंगे, री धन री के साथ ही री बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो, एक बार बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बाकी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में अन्ना भाव का है, ठीक है, अन्न का हो जाएगा, अन्ना भाव का संधि विच्छेद करेंगे तो अन्न होगा, धन अभाव होगा। मतलब कि दोनों शब्द का जो है वो हमें प्रॉपर मीनिंग पता हो, निकलनी चाहिए, ऐसे संधि भाव करना है, ठीक है। तो अन्न होगा, अभाव होगा। तो अन्न का देखिए आप यहाँ से अ निकल जाएगा और यहाँ से भी अ निकल जाएगा, यानी इसका जो है वो परस्पर अ धन अ का आ होगा। तो इन दोनों का परस्पर जो हम मेल करेंगे वो आ में निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ पे मात्रा आ रही है ना, अन्ना में आ की मात्रा, अन्ना भाव। जैसे गिरी ईर्ष ना, तो गिरी ईर्ष, यहाँ पे देखिए आप छोटी ई में आ रहा है या बड़ी ई आ रहा है, लेकिन हमें बड़ी ई में ही इसका जब मेल होगा तो ये बड़ी ई में निकल के आएगा, तो यहाँ पे गिरीश हो जाएगा, ठीक है, बड़ी ई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रीत होगा और उसके बाद ऋण होगा, प्रीत ऋण ना, तो यहाँ पे देखिए र का र में निकल के आएगा ना, तो ऋण प्रीत ऋण होगा, यहाँ पे प्रीत ऋण, ठीक है, प्रीतरण होगा, ठीक है। आइए आप देखते हैं गुण संधि में। गुण संधि क्या कहती है भाई, तो गुण स्वर संधि, यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ई उ हो तो इसके मेल से उत्पन्न विकार का गुण स्वर संधि कराता है। जैसे कि यहाँ पे अगर पहले शब्द के वर्ण में अ या आ आए या और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ई बड़ी ई उ बड़ी ऊ आए तो उनके मेल से उत्पन्न विकार जो होगा वो गुण स्वर संधि कहलाएगा, ठीक है। आइए नियम देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे। नियम में जैसे यदि अ या आ के बाद ई या ई आए, ठीक है, अ या आ के बाद ई या ई आए तो उसके मेल के पश्चात ए हो जाएगा। इसी प्रकार अ या आ के बाद उ या ऊ आए, ऊ का ओ हो जाता, अ या आ के बाद री हो जाए तो उसका अर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे है कि यहाँ पे पहला वर्ण अ या तो फिर आ ही होगा। अब जो दूसरा वर्ण है, जो दूसरा वर्ण का प्रथम होगा उसमें देखिए आपका ई या बड़ी ई हो सकता है ना, ऊ या बड़ा ऊ हो सकता है, या तो फिर री आएगा, यही चीज़ आएगा। तो अगर ई या बड़ी ई आता है ना पहले के साथ, अगर आखिरी वाला जो है वो दूसरे वाला उसके साथ ई या बड़ी ई आएगा तो उसका मेल जो है वो ए हो जाएगा। और यदि ऊ या ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, तो उसका जो है मेल वो ओ हो जाएगा, ठीक है। और अगर यदि री आता है तो उसका अर हो जाएगा ना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे देखिए लिखा भी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देव धन ईर्ष ना, देव धन ईर्ष, तो यहाँ पे देखिए अ हो गया और यहाँ पे देखिए बड़ी ई हो गया। यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आ के साथ अगर ई आए तो वो ए होगा ना, ए होगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ए आया है ना, तो यहाँ पे अ आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बड़ी ई आया हुआ है ना। तो यहाँ पे अब इसका हमें ए होगा, यानी कि यहाँ पे इसको हटा करके ए की मात्रा लगेगा, वह पे ए की मात्रा लगेगा तो ये हो गया देवर्ष ना, देवेश हो जाएगा, देवेश हो जाएगा, है ना। उसी तरह यहाँ पे देखो आप आ की मात्रा आई हुई है और यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा आई हुई है, तो यानी इसका ये ओ हो जाएगा, ठीक है, ओ हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ओ होगा, ठीक है। तो महोत्सव, ठीक है, यहाँ पे भी आ होगा, यहाँ पे देखो री आया है तो इसका और हो जाएगा ना, तो यहाँ पे महर्षि हो जाएगा, महर्षि, इसको पढ़ो आप, महर्षि आ रहा है ना, ये महर्षि हो जाएगा। ये है आपका गुण संधि। आई होप आपको समझ में आया होगा।
आगे चलते हैं, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि में यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ के बाद दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में यदि ए ओ और अ आए तो इसके मेल से उत्पन्न विकार को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है, यदि पहले वर्ण के अंतिम में अ या आ है, ठीक है, पहले में यदि अ या आ ही आना है और ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 ही चीज़ देखना है, अ या आ। ठीक है, वृद्धि में। और दूसरे के प्रथम में जो है वो हमें ये 4 चीज़ देखनी है, ए ओ अ। ठीक है, ये चीज़ देखनी है, 4 चीज़ ना। तो उसका जो उससे जो उत्पन्न स्वर होगा वो हमारा वृद्धि साउंड करेगा। ठीक है, वो उससे जो फिर उसके मेल से जो भी स्वर उत्पन्न होगा उसे हम वृद्धि कहेंगे। अब देखते हैं नियम से कि इनके मेल से आखिरकार बनेगा क्या। तो आइए देखते हैं नियम में। ठीक है, यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो उनके स्थान पर ए हो जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से यदि अ या आ के बाद ओ आए तो उसके स्थान पर अ हो जाता है ना। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये तो सबसे ज़्यादा आसान है। यहाँ पे देखो आप इसको फॉलो कर सकते हो, यानी पहला स्थान अ या आ ही रहेगा। अब जो आखिरी वाला स्थान जो अगला वाला होगा उसमें ही फेरबदल होना है। तो जो सेकेंड शब्द होगा उसके पहले वर्ण में ए या ए आए तो हमेशा बड़ा वाला होगा, एम होगा। ठीक है, ए ये वाला होगा। आप देखो इसको फॉलो करो, ये आपका हमेशा बड़ा वाला अक्षर यहाँ पे आएगा। और उसी के साथ अगर ओ या अ आए तो यह ध्यान देना वो हमेशा अ होगा, है ना, ये ध्यान देना आप इसमें। तो ये आपका वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन इसका वृद्धि स्वर संधि में होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण के साथ समझ में आएगा। जैसे नौ में यहाँ पे देखो अ आ गया है। ठीक है, अ आ गया है और एड्स के साथ यहाँ पे ए आ गया है, सीधे सीधे ए आ गया, यानी ये ए ही होगा। ठीक है, ए ही होगा। ये देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो गया ना नवेश्वर होगा। ठीक है, नवेश्वर होगा, नवेश्वर। ठीक है, यहाँ पे देखो आप मेल है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे महा के साथ आ है, यहाँ पे आ आया हुआ है, उसके बाद औषध आया है ना, औषध, तो यहाँ पे भी औ ही होगा। ये ध्यान देना आप, यहाँ पे भले औ आया है पर इसके साथ औ ही होगा, तो औषध हो जाएगा, महौषध। ठीक है, महौषध है ना, यहाँ पे ये आ गया है इसका। देखिए यहाँ पे जैसे सदा के साथ ए आया है तो ये इसके साथ ए आएगा, ये ध्यान देने का। ये ये ही आया है लेकिन इसका जो परिवर्तन होगा वो इसमें ही होगा। ठीक है, वो इसमें ही होगा। ये देखो आप यहाँ पे आ के साथ ये आया है ना, तो सदैव होगा। ठीक है, सदैव ना, यहाँ पे ए के साथ ही होगा। अब आइए यण संधि देखते हैं। तो यण संधि, यदि प्रथम शब्द के अंत में ई उ और री हो तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी भिन्न स्वर आए तो उनके मेल से उत्पन्न विकार को यण कहते हैं। ये सबसे आसान हो जाता है आपका, बस आपको यहाँ पे प्रथम का अंतिम देखना है। ठीक है, यदि प्रथम शब्द के अंत में, हाँ, तो यहाँ पे बस आपको प्रथम के अंत में देखना है कि अगर प्रथम के अंत में आपका ई उ और री आ जाता है तो उसके बाद जो सेकंड होगा उसके साथ कोई भी स्वर लग जाए, एक्स वाई जेड कोई भी स्वर। ठीक है, हालांकि स्वर यहाँ पे बस आपको कुछ ही लगेंगे, पर इसके साथ मान लो कि चलो कोई भी स्वर लग जाता है, तो जो भी स्वर लगेगा उसके साथ आपका जो मेल होगा वो नियम में दिखेगा हमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं नियम में क्या होगा। हालांकि वो आपका क्या था, हाँ, यण संधि में परिवर्तन हो जाएगा। बाकी नियम देखते हैं। यदि ई उ री के बाद भिन्न स्वर हो तो इस ई के स्थान पर य या यू ये ए यो औ यो का यो हो जाता है, तथा उ के स्थान पर व वा वी वे हो जाता है। इसी प्रकार से री के स्थान पर र हो जाता है। इसके अंतर्गत य से पहले आधा व्यंजन तथा व से पहले आधा व्यंजन होता है। ये थोड़ा सा देखो आप लोग कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि बोला है कि अगर यदि ई उ री के बाद भिन्न स्वर हो जाता है, जैसे ई अगर हो जाता है, ठीक है, ई के स्थान पर तो होगा आपका य या यू ये ए ओ यू, ये सब हो जाएगा। इसको इसमें देखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे ई के बाद है, ठीक है, पहला ई है, मान के चलो यहाँ पे ई है, तो ई के बाद अगर अ आया तो उसका य हो जाएगा।
ई के बाद यानी आया तो उसका या हो जाएगा, ई के बाद यानी ऊ आया तो उसका यू हो जाएगा, ई के बाद यानी ऊ आया तो उसका ये वाला बड़ी ऊ वाला ऊ इस पर मात्रा लगेगा, ई के बाद ए आया तो ये ए हो जाएगा। मतलब कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है यहाँ पे, बस सारा परिवर्तन जो होगा वो य के ऊपर होगा ना। यानी अगर पहला ई है तो उसके साथ कोई भी स्वर आए, स्वर कोई भी आए, ठीक है, यहाँ पे ये है और उसके साथ यहाँ पे स्वर कोई भी आए, अब ये य ही रहेगा। अब जो भी यहाँ पे स्वर आएगा उस स्वर का चिन्ह इस पे परिवर्तन होगा, ठीक है, इस य पे परिवर्तन होगा। यानी आ आएगा तो एक खड़ी मात्रा, यानी ऊ आएगा तो छोटी ऊ वाली मात्रा, यानी बड़ी ऊ आएगा तो बड़ी ऊ मात्रा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से करना है, ई या ई और बाकी यहाँ पे जो भी आएगा उस तरीके से इसकी मात्रा देनी है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आएगा उसके हिसाब से, है ना। और यहाँ पे देखो, आप देखो ये भी दिया है, यदि इस शुरू में अगर बड़ी ई आ जाए, है ना, बड़ी ई आ जाए तो उसके साथ भी यहाँ पे भी कोई स्वर आए, सारा परिवर्तन जो है वो य पे ही होगा, य पे ही होगा, लेकिन अलग तरीके, वही चीज़ सेम वही चीज़ परिवर्तन रहेगा, है ना। यहाँ पे अ आया तो य होगा, आ आया तो या होगा, ऊ आया बड़ी ऊ आया तो बड़ी ऊ में परिवर्तन होगा, छोटी ऊ आया तो छोटी ऊ में परिवर्तन होगा। और इसी के साथ ई के साथ ओ आया तो यो हो जाएगा, है ना। बस इसी परिवर्तन करना है। अब उसी के साथ यहाँ पे दिया है कि अगर पहला वर्ण ऊ हो जाता है, पहला वर्ण ऊ हो जाता है तो उसका परिवर्तन व के साथ होगा, ये ध्यान देना है आपको, व के साथ होगा उसका परिवर्तन। यानी उसका जो मुख्य प्रधान वर्ण होगा वो व होगा, और ई वाले का हमेशा मुख्य प्रधान वर्ण य होगा, है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ई इज इक्वल टू य और ऊ इज इक्वल टू व, ठीक है। और उसके बाद से आप देख लो और कहीं पे कुछ है, हाँ नहीं, बस व पे है। फिर उसके बाद री है, तो री के साथ आपका हो जाएगा र हो जाएगा, यानी अब जो भी परिवर्तन होगा वो र पे होगा, ठीक है। बस इतना ही इस पे, यानी य व र, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, य व र, ठीक है, यवर आपको यहाँ से याद रखना है कि यवर पे ही परिवर्तन होगा आपका यड़ संधि में, ठीक है, यड़ संधि में आपका इतने पे ही परिवर्तन होगा। आइए उदाहरण देख लेते हैं एक आध दो। तो अति के साथ, अति देखिए यहाँ पे ये छोटी ई आया है, यानी कि ये छोटी ई आया है। अब उसके साथ देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ आया है, यानी कि यहाँ पे ये बड़ा ऊ है। तो हम इसका पहले तो देखो हमको यहाँ पे याद था ई छोटी ई है तो इसका य होगा, है ना, य होगा। तो य के साथ यहाँ पे बड़ा ऊ लगेगा, यानी कि बड़ा यहाँ पे यू हो जाएगा ना, ये वाला मात्रा हो जाएगा यू। देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने इसको तो देखा भी नहीं था मैंने, पर फिर भी मैंने इसको किया तो इसका मतलब ये सही आया है। तो यहाँ पे अति उष्म है तो यहाँ पे अत्युष्म हो जाएगा, ठीक है, अत्युष्म। यहाँ पे ये गायब होकर के मात्रा वात्रा सब गायब होकर यू का मात्रा सीधा लगेगा और अत्युष्म, खत्म बाजार। कुछ यहाँ पे बाती चित नहीं करना है भाई, खत्म हो गया, मैटर क्लोज, ठीक है, सिस्टम हैंग हो गया पूरा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, सु के साथ आगत, ठीक है, सु के साथ आगत, यहाँ पे सु ऊ आ गया, ऊ आ गया, ठीक है, ऊ आ गया। ये देखो कौन सी मात्रा है, ये छोटी ऊ मात्रा है, यहाँ पे छोटी ऊ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया, आ छोटी ऊ का क्या था, छोटी ऊ का क्या था मैंने बताया था, यहाँ पे व था, छोटी ऊ का व पे आ का मात्रा वाह। यहाँ पे आ गया स्वागत, खत्म हो गया भैया, क्या करना है इसमें, कुछ है क्या इतना बड़ा। मैं इसको समझ लो कि मुझे ये सब चीज़ पढ़ने में बहुत समय लगता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने बस रिवाइज करा था एक बार। मैंने हालांकि एसआई के टाइम पे इसको पढ़ा था, फिर उसके बाद आज मैंने बस इसको 2-3 दिन पहले अभी रिवाइज करा था। 2-3 दिन रिवाइज करने के बाद मैं सीधा इसको लेके बैठा हूँ कि अब सीधा मैं पढ़ूंगा और पढ़ के पढ़ाऊँगा, देखते हैं फिर क्या ये खेल है, कितना बड़ा तुर्रम खां है। कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। एक बार इसको और बार रिवाइज करूँगा, ये पूरा दिमाग में मेरे छप जाएगा। खैर आगे देखते हैं। तो आगे भी वही चीज़ है, ये प्रैक्टिस की पूरी खेल है, एक आध दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जय यशुदी बल्ले बल्ले जय बताती हो जाएगा। आगे देखते हैं अयादी स्वर संधि, ठीक है, अयादी में देखते हैं अब क्या है भाई, ये लास्ट है आपका अयादी का, फिर उसके बाद हमारा होगा आगे का जो भी होगा वो देखेंगे, ठीक है। फिलहाल व्यंजन आ जाएगा उसके बाद, फिलहाल अयादी स्वर संधि देखते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए ओ तथा अ के बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी भिन्न स्वर हो तो इनके मेल से उत्पन्न विकार को अयादी स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही खेल है, अगर प्रथम वर्ण जो है, प्रथम वर्ण का अंतिम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए ओ तथा औ के बाद दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है
ठीक है। वो भिन्न स्वर हो तो इनके मेल से उत्पन्न विकार अयादि स्वर संधि होगा। यानी कि पहला अब यहाँ पे हमें आ को प्रधानता नहीं देनी है, पहले के अंतिम में अब हमें ए रखना है, ए रखना है, औ रखना है, औ रखना है। ठीक है। अब इसके साथ एक्स वाई जेड कोई भी स्वर आ जाए भैया, हमसे उससे कोई तात्पर्य नहीं रखना है। बाकी अब इसके बाद नियम में देखेंगे कि नियम क्या कहता है। ठीक है। नियम में क्या परिवर्तन होगा, नियम हमें बता देगा। यदि प्रथम शब्द के अंत में ए ओ औ हो तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में भिन्न स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः यर, आर, आय, अय, आय, अव तथा आव हो जाता है। ओ, ऐसा है क्या? मतलब इसके बाद जो कि आपका कोई भी परिवर्तन में कोई भी व्यंजन आए, इसके बाद यानी ए ओ हो तो तथा दूसरे स्थान पे प्रण में भिन्न स्वर हो, मतलब स्वर कोई भी हो, दूसरा वाले में कोई भी स्वर हो सकता है, उसका परिवर्तन अय, आय, अव, आव में होगा। बस यही 4 में होना ही है। मतलब 4 में नहीं, ये ऊपर वाले से ही थोड़ा थोड़ा मेल खाता हमको, मुझे तो लग रहा है। जैसे कि अगर इसके साथ अ आया तो अय हो जाएगा, यानी या ए के साथ अ आया तो आय हो जाएगा, ओ के साथ अ आया तो अव हो जाएगा, औ के साथ अगर अ आया तो आव हो जाएगा, ए के साथ ई आया तो आई हो जाएगा, ओ के साथ ई आया तो अवी हो जाएगा, औ के साथ उ आया तो आऊ हो जाएगा, ओ के साथ ई आया तो अवी हो जाएगा। बस इतने ही परिवर्तन है इसमें, उतना कुछ खास ये परिवर्तन है नहीं। बाकी देख लेते हैं। जैसे नौ धन इका, तो ये यहाँ पे ए है। ठीक है, ए है, 9 है तो ए की है, और इका ई है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आई हो जाएगा, यानी नायिका हो जाएगा, आइका। ठीक है, नायिका। उसी तरह यहाँ पे पो है तो ओ है। ठीक है, ओ के साथ यहाँ पे ई है तो पवित्र हो जाएगा, यहाँ पे अभी हो जाएगा। इसी तरीके से है। बाकी आप इसको थोड़ा सा एक बार एक्स्ट्रा देख लोगे, 1-2 बार इसको रिवाइज कर लोगे, आपको ये टोटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे आपका स्वर संधि खत्म होता है। अभी हम व्यंजन संधि पे चलते हैं। ठीक है, ये वीडियो पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है ना। बट इसको आज हम ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को, फिर अगला चैप्टर शाम में मैं फिर से अपलोड करूँगा, या तो फिर मैं भी कल करूँ। ठीक है। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के योग से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पे आप देखो, हमने अभी देखा था कि स्वर के साथ स्वर होना चाहिए, पर अब यहाँ व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। ठीक है, उसके साथ जो भी संधि उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, उसके साथ जो भी विकार बनेगा वो हमारा व्यंजन संधि कहेगा। पर व्यंजन शुरुआत में रहना चाहिए। ठीक है, व्यंजन के साथ आपका स्वर होना चाहिए या तो व्यंजन होना चाहिए, पर स्टार्टिंग में जो है पहला वर्ण हमारा हमेशा व्यंजन ही होना चाहिए। आइए देखते हैं। जैसे चित समय, देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अ हटा दिया गया। हलंत लगाने का मतलब यही है कि अ को जो है हटा दिया गया, यहाँ से स्वर को जो है हटा गया है। अब ये स्वर रहित नहीं है। और दूसरा में म है, यानी इसमें स्वर है तो उसका चिन्मय हो जाएगा, चिन्मय ना। त हर हमेशा नाम बदल जाता है, द बदल जाता है, इस तरीके से है। तो उसी तरह यहाँ पे देखो आप, जगत धन ईर्ष। अब यहाँ पे जगत के साथ त है, उसका द बना हुआ है, ईर्ष। तो ये जो है, ये अभी हम आगे हो सकता है पढ़ें कि त कब द बन रहा है, कब न बन रहा है, कब म बन रहा है। ये सब चीज़ अभी हम आगे पढ़ें, पर फिलहाल अभी हम इस पर फोकस करेंगे, फिर आगे देखते हैं। इसका भी नियम अलग से है पढ़ने का। ठीक है, ध्यान देने का। यहाँ स्वर वर्ण, यहाँ पे व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन और स्वर वर्ण के मेल से विकार हुआ, अतः यह व्यंजन संधि है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, स्वर है, स्वर के बाद यहाँ पे व्यंजन आ गया है, तो ये वो होगा, अरे व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर आ गया है, यहाँ से ये व्यंजन हट गया है। व्यंजन का वास्तविक रूप हलंत होता है ना। व्यंजन का वास्तविक रूप हलंत होता है, मतलब कि यहाँ पे हलंत लग गया, इसमें से स्वर गायब हो गया, ये पूरी तरीके से व्यंजन है। अब व्यंजन संधि जो है संबंधित नियम, आइए देखते हैं। व्यंजन संधि संबंधित नियम देख लेते हैं कि क्या संबंधित नियम है भाई इसके। ठीक है, तो
व्यंजन संधि संबंधी कुछ नियम बताए गए हैं जिसके अभ्यास से व्यंजन संधि संबंधित सृष्टियों को दूर किया जा सकता है। आइए देखते हैं क्या है, किस क्या क्या सृष्टि हैं, कुछ नियम हैं। जैसे नियम क च ट प त प क च ट तप, ठीक है, वर्ण संधि संबंधी। यहाँ पे देखिए एक पहला ही जो आ जाता है आपका वो क च ट प त प हो जाता है, क च ट तप। मतलब कि जो हमने केटीएम से वर्णमाला में ट्रिक याद करा था व्यंजन्स को, ये उसका है। तो आइए देखते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क च ट त प हो तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में इनमें से किसी भी वर्ण का तृतीय या चतुर्थी वर्ण, जैसे ग घ ज झ ढ ध द ब ब भ, अथवा य र ल व अथवा य र ल व हो तो क च ट त प के स्थान पर इसी वर्ण का तृतीय वर्ण क्रमशः ग ज ढ द ब ब हो जाएगा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये तो कूड़ा हो गया। आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि जो पहला नियम है वो आपका वर्णमाला का जो है, जो मैंने इधर वर्णमाला हमने इधर पढ़ रखा था वर्णमाला में व्यंजन का, जो हमने केटीएम से याद किया, ये जो पहला वर्ण है, ठीक है, ये जो पहला है, पहला चार्ट का पहला लाइन क च ट त प, इसका जो है मेल बताया है हमें। कहाँ गया भाई, हाँ, ये जो पहले अगर इनमें से कुछ आता है, ठीक है, पहले वाले में इनमें से अगर कुछ भी आता है, पहले वर्ण में कुछ भी आता है, और दूसरे वर्ण में यदि तृतीय या चतुर्थी वर्ण का तृतीय या चतुर्थी लाइन का कुछ भी आता है, जैसे ग घ ज झ ड ध द ब भ भ भ, इनमें से कुछ भी आता है तो उसका, अथवा य र ल व, य र ल व भी आना चाहिए, यानी कि ये यरलवा भी आना चाहिए। यरलवा भी अगर आता है तो वो जो है वो कचटप तप का के स्थान पर क्रमशः ग ज ज ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पे है ना, जैसे कि मैं रफ कॉपी से या मैं अपने आपको नोट्स से दिखा सकता हूँ। मैंने शायद नोट्स में इसको कुछ ज़्यादा ही सिंपल तरीके से लिखा है, सिंपल सुगम तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा व्यंजन संधि। रहने दो यार, मैंने यहाँ पे भी सिंपल कुछ नहीं लिखा, ये भी थोड़ा सा मुझे समझने के लिए तो ठीक है, पर सिंपल है। अगर क च ट त प है, ठीक है, यहाँ पे अगर क च ट त प है तो उसके बाद जो है, जो दूसरा वर्ण का, जो दूसरा शब्द का पहला वर्ण होगा, उसके साथ यदि यदि व्यंजन वर्ण चार्ट का तीसरा, यानी KTM2, ठीक है, नहीं वो तो ठीक है नहीं होगा, या अगर तीसरा लाइन होता है या चौथा लाइन आता है तो उसके साथ क्रमशः जो बदलाव होगा वो ग ज ढ द ब ब में होगा, ठीक है, ये इतने में ही उसका बदलाव होगा। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आपकी अच्छी हो पाएगी। जैसे अगर देखा जाए दिक धन विजय, तो यहाँ पे देखिए क है, क के साथ यहाँ पे वी है ना, वी का व ना, यानी यरल व का व आ गया यहाँ पे, तो उसका दी का ग हो जाएगा ना, यहाँ पे ग दिग्गज हो जाएगा। अच है, अज के साथ अंत है तो अजत हो जाएगा यहाँ पे। ये चीज़ थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की चीज़ है, ये आपको जब तक आप थोड़ा सा इसके बारे में प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आप नहीं बना पाएंगे। बाकी दूसरा नियम देखते हैं, क च ट त प वर्ण के पंचम वर्ण संबंधी। अब यहाँ पे देखिए पांचवा, अभी तक हमने तीसरा और चौथा पढ़ा था, अब यहाँ पे पांचवा लाइन आ गया है ना। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के कचटप के बाद दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में वर्ण न या म हो तो कचटप त का स्थान पर इनके ही वर्ण अर्थात स्वर के वर्ण का पंचम वर्ण ड ढ ण म हो जाता है। ये आसान है, यानी अगर पहला जो है पहले वाले में कचट तपा होगा और यदि दूसरा वाले में न या म आ जाता है, ठीक है, न या म आ जाता है तो उसका जो बदलाव होगा वो क्रमशः ड ढ ड़ न म हो जाएगा, ठीक है, इस पे हो जाएगा। जैसे कि अगर पष्ट है, यहाँ पे आपका पष्ट न पट
सठ आ जाता है यहाँ पे, तो मुख आ जाता है ना, तो मुख म आ गया, तो षष्ठ षणमुख, षणमुख हो जाता है, षणमुख। इसी तरीके से है यहाँ पे। बाकी तीसरा नियम देखते हैं, त और द संबंधित, त और द संबंधित जो नियम है, यहाँ त द संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं जिससे त या द के संबंधी नियम का स्पष्टीकरण हो सकता है। यदि त या द के पश्चात च या छ आए तो त द के स्थान पर च हो जाएगा। उदाहरण, त चरित, उच्चरित, च त। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, जगत का छाया, जगत धन छाया, जगत छाया, जगत छाया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे आ का भी दिया है, ई का भी दिया है, ये सारी चीज़ आपको खुद से ये पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ लेना इसको। ये सारे वर्णों का परिवर्तन है कि किसका किस तरीके से परिवर्तन होगा, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। ये इसको अगर बताने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसमें हालांकि कुछ एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। ये बस आपको पढ़ने की और समझने की चीज़ें हैं। बाकी नियम 5 देखते हैं। नियम 5 में छ संबंधित, यदि प्रथम शब्द के अंत में कोई स्वर हो तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर छ हो जाएगा, मतलब आधा च और छ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर बोला गया है, यदि प्रथम, यहाँ पे छ का संबंधित नियम है, कोई स्वर यदि प्रथम शब्द के अंत में कोई भी स्वर हो, मतलब कोई भी स्वर हो, प्रथम के अंत में कोई भी स्वर हो, दूसरे के प्रथम में छ या छ हो तो छ के स्थान पर छ हो जाएगा। यहाँ पे अगर दूसरा छ है तो उसका जो परिवर्तन होगा वो ये होगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखते हैं उदाहरण में, जैसे परिच्छेद, तो यहाँ पे परिच्छेद हो जाएगा, यहाँ पे च आ जाएगा ना, च, परिच्छेद आ जाएगा। इसी प्रकार से ये है, तो ये सब चीज़ पढ़ने की चीज़ है। बाकी हम आगे देखते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है तो इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे, और अभी विसर्ग भी हमें ख़त्म करना है, तो जल्दी जल्दी इसको करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे अब री र श का है, यहाँ पे संबंधित नियम है, तो यदि शब्द के अंत में री र श के बाद न आए, भले ही बीच में कोई भी स्वर या व्यंजन क वर्ण पर वर्ग अथवा य व ह हो तो न का वर्ण हो जाएगा, जहाँ यहाँ परिवर्तन न में वर्ण के रूप में हो। उदाहरण, प्र का मान, ठीक है, प्रमाण, भूष का भूषण, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर है, यहाँ पे अगर पहला का अंतिम जो है वो र श है, ठीक है, ये है। उसके बाद अगर न आता है, न आए ना, उसके बाद अगर के बाद न आए, भले ही बीच में या कोई भी स्वर या व्यंजन का वर्ण प वर्ण अथवा य व ह हो तो न का वर्ण हो जाएगा। उसके बाद अगर न आता है ना, उसके बाद अगर जो है कि न आएगा, जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी न आया, यहाँ पे भी न आया, न आया, तो न आएगा, तो उसके बाद जो होगा वो न का वो आपका य हो जाएगा, नकाड़ा हो जाएगा। उसके बाद नकाड़ा हो जाएगा, यानी यहाँ पे अगर न आता है तो उसका ड़ हो जाएगा, ठीक है। इस पे ये सब ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछता नहीं है। बाकी यहाँ पे स का भी देख लेंगे, श का श हो जाता है, इस श का स हो जाएगा, बस यहाँ पे यही ध्यान देना है। जैसे निषेध है तो स का स हो गया, ये वाला शॉर्टकट वाला स हो गया, बस ये है। बाकी विसर्ग संधि देख लेते हैं, विसर्ग संधि भी देख लेते हैं, ठीक है। विसर्ग संधि देख लेते हैं। जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तथा उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में स्वर या व्यंजन आए तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न हो या परिवर्तन आए उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग के संधि में जो कि हो उसे
विसर्ग कहते हैं जैसे कि अगर पहले के अंत में विसर्ग है और दूसरे के साथ कोई भी स्वर वगैरह है तो उसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग अल्टीमेटली ये चिन्ह ही विसर्ग होता है, ठीक है, विसर्ग ये चिन्ह ही है। अब इसमें कुछ खास है नहीं, ये अगर आपको चिन्ह मिलता है तो वो विसर्ग कहलाएगा। पर ये है कि ये विसर्ग का जो बदलाव है वो कई नियमों के तहत कई शब्दों में होगा, कई वर्णों में होगा। तो आइए देखते हैं, एक बार वो नियम देख लेते हैं कि कैसे क्या चीज़ है ना। यहाँ पे देखिए आप, नियम 1 से हम सीधा स्टार्ट करेंगे। यदि विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। इस प्रकार विसर्ग के बाद ठ हो आए तो विसर्ग श हो जाएगा तथा विसर्ग के बाद त थ आए तो वह विसर्ग श अथवा स हो जाता है। यानी कि अगर च या छ आए तो उसका ये हो जाएगा, ठीक है, विसर्ग के बाद। ये सारा ध्यान दीजिएगा, ये सब विसर्ग के बाद हो रहा है, ठीक है, ये सब विसर्ग के बाद हो रहा है। अगर ये आता है तो ये हो जाएगा, है ना। और अगर त थ आता है तो ये आपका श हो जाएगा या तो फिर स हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है। बाकी देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे यहाँ पे देखो आप, नी है, नी तो यहाँ पे विसर्ग है, इसके बाद च आया है ना, चिंत च है तो च का स होगा, हमेशा स हो जाएगा। अब बोलो यहाँ पे आधा क्यों है? अरे भैया इसमें से देखो अ गायब है तो आधा ही ना लगेगा, अ गायब हो गया तो आधा ही लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये अगर यहाँ पे अ होता, यहाँ पे हलंत ना होता तो ये पूरा स लगता, पूरा ये व्यंजन सहित लगता। अब यहाँ पे हम इसको इधर आधा स पढ़ेंगे ना तो निश्चिंत हो जाएगा ये बस इसमें निश्चिंत। स तो आ रहा है लेकिन स के साथ अ नहीं आ रहा है, आप उसको जब प्रोनाउंस कर रहे हो, बोल रहे हो तो। बाकी यहाँ नियम 2 देख लेंगे। यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा उसके बाद किसी व्यंजन वर्ण का तृतीय, चतुर्थी या पंचम वर्ण आए अथवा य र ल व ह आए तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। देखिए यानी अगर यहाँ पे जो पहला है वो विसर्ग के यदि वर्ण के पहले अ हो और उसके बाद व्यंजन वर्ण का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा य र ल व आए तो य र ल व ह आए तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे थोड़ा बड़ा चीज़ हो गया, पहले अ आना चाहिए और जो दूसरा है दूसरे के पहले दूसरे वाले में जो है, यानी धन के बाद जो दूसरा लगेगा उसके साथ आपका तृतीय, चतुर्थी, पंचम या फिर य र ल व, ठीक है, य र ल व में से कोई एक वर्ण आए तो उसका जो परिवर्तन हो जाएगा वो ओ में होगा, ठीक है, उसका परिवर्तन हमेशा ओ में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे यश है, यश है ना, यश, तो यहाँ पे स के साथ अ आ रहा है तो यश होगा। और उसके बाद ध आ रहा है तो ध आपका, आप जानते ही हो ध आपका किस वर्ण में आता है, ध आपका हमेशा चौथा में आएगा, ठीक है, चौथा के दंत से आएगा तो यशोधरा हो जाएगा, यशोधरा। यहाँ पे ओ आ रहा, ओ बन जाएगा, ध का ओ बन जाएगा। उसी तरह का यहाँ पे भी उदाहरण है, नियम है। तो ये सब भी नियम है, कुछ खास नहीं है। आप ये सब नियम आप पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ लेना। बाकी अब हम मिलते हैं आपसे कल। अभी लाइट भी अप्स एंड डाउन हो रही है तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे मिलेंगे समास में। समास पढ़ने के लिए मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ अपना, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा नोट्स है, मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा है। आपको शायद ये वाला आज का नोट्स ना समझ में आए, पर इसको मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा है ताकि मैं इसको एक बार रिवाइज करके पढ़ सकूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स फॉर टुडे गाइस। कल मिलते हैं आपसे एक अलग चैप्टर्स के साथ, समास जो कि हमारा होगा। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, आई होप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, रिवीजन करो और टेस्ट वगैरह दो। एंड कल मिलते हैं आपसे। अगर आज की वीडियो में मेरे से कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे और किस तरीके से इसको ठीक कर दिया जा सकता है। मैं भी अब तेरे स्टूडेंट हूँ, कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस जस्ट रिवीजन के लिए मैं आपको बताता हूँ ताकि इससे मेरा रिवीजन हो सके, ठीक है।
सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं कल अलग नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए चलो पढ़ें।